बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज बेसिकली हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम लोगों ने देखना है एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज, यानी कि सी लैंग्वेज के हमने एलिमेंट्स को देखना है। बेसिकली हमने स्टार्ट की हुई थी सी लैंग्वेज। हम लोगों को पता है कि जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, तो प्रोग्रामिंग करने का बेसिक मकसद क्या होता है कि कंप्यूटर को हम लोग अपनी ज़ुबान, अपने अल्फाज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि वो हमारी मर्ज़ी का काम करे। ठीक है। अब कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना हो जब, हमें तो एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, और वो लैंग्वेज जो है वो हमारे और कंप्यूटर के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन होती है। ठीक है। अब उस कम्युनिकेशन को हम लोग क्या करते हैं कि जो कंप्यूटर होता है वो आपकी ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, और जो ह्यूमन है वो आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। फिर इन दोनों के दरमियान के बहुत बड़े गैप को ख़त्म करने के लिए हम लोगों को लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। अब उसी में से हमने कुछ लैंग्वेजेस देखी थी, जिसमें से एक लैंग्वेज का नाम है सी लैंग्वेज। तो बेसिकली वो सी लैंग्वेज है। अब हम लोगों ने बेशुमार लैंग्वेजेस के बारे में देखा था। कुछ लैंग्वेजेस से आपके जैसे फोर्ट्रॉन होगी, आपके पास पास्कल हो गई, आपके पास सी लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है, कोबोल है, आपके पास पाइथन है, आपके पास जावा है, और इसके अलावा और भी बेशुमार जो लैंग्वेजेस हैं वो आपके पास मौजूद हैं। उन लैंग्वेजेस का बेसिकली काम क्या होता है, वो आपका कम्युनिकेशन कंप्यूटर के साथ करवाता है। आप एक कंप्यूटर को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, तो फिर आप जो है ना उसके लिए प्रोग्राम्स तैयार करते हैं, और प्रोग्राम्स को तैयार करने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। और फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हमारी मशीन के साथ कम्युनिकेट करती है, और फिर वो उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो होता है कि हमारी जो लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, प्रोग्रामिंग को फिर अगेन ट्रांसलेटर की मदद से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर आपकी जो मशीन है यानी कि कंप्यूटर जो है वो फिर इसको अंडरस्टैंड करता है, और फर्दर जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाता है वो उसकी मदद से करवाता है। ठीक है। तो बेसिकली लैंग्वेज जो है वो आपके जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं, इट्स अ बेसिक और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन तो कर लिया था सी लैंग्वेज का आप पुरानी वीडियोस में। आज जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो है एलिमेंट्स क्या कौन कौन से हैं सी लैंग्वेज के। तो बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट करना सी लैंग्वेज के एलिमेंट्स के लिहाज से। तो होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी जो लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जो है वो आप एक एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपने कोड को आप सी लैंग्वेज के में लिखते हैं, फिर आप वो प्रोग्राम को किसी इन्वायरमेंट के अंदर रन करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, और उसके बाद आप उसके रिजल्ट्स को देखते हैं। और आप इस तरह डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, आप गेम्स को डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग सी लैंग्वेज। और हम लोगों ने सी लैंग्वेज के बारे में ये भी चीज़ देखी हुई है कि जो आपकी सी लैंग्वेज है वो आपकी हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। कुछ लैंग्वेजेस होती है लो लेवल लैंग्वेज, और कुछ होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो उनकी मशीन के जो क्लोज होती हैं उसको हम कहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अब सी लैंग्वेज के बारे में हम लोगों ने बात करनी है। सबसे पहले हम लोगों ने इसको देखना है कि उसके आइडेंटिफायर क्या होता है। व्हाट इज एन आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या होता है, और हम लोगों ने इसके 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर को, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स को देखना जो कि सी लैंग्वेज में यूज होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। आइडेंटिफायर, एन आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन टू द वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन और लेबल इन द प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में हम किसी वेरिएबल को, किसी कांस्टेंट को, किसी फंक्शन को या फिर लेबल को कोई नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। ठीक है। किसी भी प्रोग्राम में हम किसी वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन या लेबल को कोई नाम दे दें, उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल कंप्यूटर लैंग्वेज। आइडेंटिफायर जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है आपकी तमाम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, कंप्यूटर लैंग्वेजेस का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अ गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। एक अच्छा आइडेंटिफायर या गुड आइडेंटिफायर वही होता है जिसका नाम कंप्लीटली डिस्क्राइब भी करता हो और वो लेंथ में शॉर्ट भी हो। ठीक है। एक अच्छा आइडेंटिफायर वही होता है जिसकी लेंथ शॉर्ट हो और वो अपने नेम के थ्रू कम्प्लीटली डिस्क्राइब भी करता हो,
थिंग को, जिसको भी वो आइडेंटिफाई करवा रहा है। उसके बाद एन आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज में कंसिस्ट ऑफ 31 कैरेक्टर्स। सी लैंग्वेज में आपके जो आइडेंटिफायर है उसकी लेंथ जो है 31 कैरेक्टर्स पे कंसिस्ट कर सकती है, ठीक है। इफ द नेम ऑफ एन आइडेंटिफायर इज लॉन्गर देन 31 कैरेक्टर्स, अगर इन केस किसी भी आइडेंटिफायर की का जो नाम है वो 31 कैरेक्टर से एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है, द फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स विल बी यूज्ड। तो जस्ट जो पहले 31 कैरेक्टर्स होंगे जो पहले 31 कैरेक्टर्स जो यूज़ हो रहे हैं या इस्तेमाल हो रहे हैं, जस्ट वही कंसिडर किए जाएंगे। 31 कैरेक्टर से जो एक्सटेंड कर जाएंगे उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। द रिमेनिंग कैरेक्टर्स विल बी इग्नोर्ड बाय सी कंपाइलर। जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स होंगे सी कंपाइलर उसे इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। किसी भी प्रोग्राम में आप किसी भी वेरिएबल को, कांस्टेंट को, फंक्शन को या लेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई कराने के लिए कोई नाम दे देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है आपके कंप्यूटर लैंग्वेज का, ठीक है। और एक अच्छा आइडेंटिफायर वही होता है जो कम्प्लीटली डिस्क्रिप्टिव भी हो, कम्प्लीटली डिस्क्राइब भी करता हो और लेंथ में शॉर्ट भी हो। एंड आइडेंटिफायर जो उनसा होता है सी लैंग्वेज में, उसकी जो लेंथ होती है वो कंसिस्ट करती है अप टू 31 कैरेक्टर्स तक, ठीक है। 31 कैरेक्टर्स से एक्सटेंड अगर उसकी लेंथ हो जाएगी, अगर उसके नेम की लेंथ 31 कैरेक्टर से एक्सीड कर जाएगी, तो उसको क्या करेंगे, उसके अंदर जो पहले 31 कैरेक्टर्स होंगे जस्ट उन्हें कंसिडर किया जाएगा और जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स रह जाएंगे उसको सी कंपाइलर जो है वो इग्नोर कर देगा। सो बेसिकली ये था आपके आइडेंटिफायर्स। अब हम लोगों ने देखने हैं रूल्स फॉर आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर आइडेंटिफायर नेम आर एज फॉलोज। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। कोई भी जो भी पहला कैरेक्टर होगा किसी भी आइडेंटिफायर, कोई भी आइडेंटिफायर अगर हमने बनाना है तो उसका जो पहला कैरेक्टर होगा वो कोई ना कोई अल्फ़ाबेट पे कंसिस्ट करना चाहिए या फिर अंडरस्कोर पे, ठीक है। जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा आपके आइडेंटिफायर का वो या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। द आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ एनी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, डिजिट्स और अंडरस्कोर। फिर जो आइडेंटिफायर नेम है वो कोई भी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर भी हो सकता है, कोई डिजिट भी हो सकता है, अंडरस्कोर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। द रिजर्व्ड वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम। ऐसे भी कीवर्ड्स हैं, ऐसे भी वर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर हैं जो ऑलरेडी पहले से रिजर्व्ड हैं। हम उन वर्ड्स को एज आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। जो पहले से जो आइडेंटिफायर्स हैं जो पहले से रिजर्व्ड हैं, हम उन्हें दोबारा से आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम लोग इसकी टाइप्स की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स इन सी लैंग्वेज। एक होते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स और एक होते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, जिनमें सबसे पहले हम एक को कहते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स और एक का नाम होता है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कैसे। अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर that has special meaning in C is known as standard identifier। ऐसे आइडेंटिफायर जिनके कोई स्पेशल मीनिंग होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, ऐसे आइडेंटिफायर्स को हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। इट कैन नॉट यूज एज अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पज इफ इट इज रीडिफाइंड। सी ऐसे आइडेंटिफायर्स को या स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकती। सी लैंग्वेज ऐसे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स को ओरिजिनल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकती जो पहले से रीडिफाइंड हो, ठीक है। उनको पहले से डिफाइंड किया जाता है, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में भी पढ़ते हैं कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले एग्जांपल्स को देखते हैं। आपके पास कुछ एग्जांपल्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ और द एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स। प्रिंटफ और स्कैनफ जो है वो आपके स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स के एग्जांपल्स हैं। These are
the names of input output functions defined in standard input output library stdio.h. ये ऐसे नेम्स हैं जो कि आपके इनपुट आउटपुट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और ये पहले से डिफाइंड हुए होते हैं आपके stdio.h लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। और ये लाइब्रेरी किस लिए होती है? ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है और ये आपके हेडर फाइल में इंक्लूड होती है। उसके बाद हमारे पास जो सी टाइप है वो है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। अब ये आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं? A type of identifier that is defined by the programmer to access memory location is known as user defined identifiers. ऐसे आइडेंटिफायर्स जो कि प्रोग्रामर एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामर ने जब प्रोग्रामिंग करनी होती है उस टाइम पे उसने ना कुछ अपनी तरफ से आइडेंटिफायर्स को बनाने होता है। आइडेंटिफायर्स वो खुद से डिज़ाइन करता है, उनको डिफ़ाइन करता है। और क्या होता है कि जो आपकी मेन मेमोरी होती है वहाँ से भी ये मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं या टाइप ऑफ, तो ऐसे आइडेंटिफायर्स जो कि प्रोग्रामर एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग डिज़ाइन करता है, फिर वहाँ पे जब वो डिज़ाइन करता है ना उस टाइम पे क्या होता है कि मेन मेमोरी से लोकेशन ऑक्यूपाई होती है उस आइडेंटिफायर के लिए, ठीक है। हम इसको और डिटेल में भी देखेंगे। तो मेन मेमोरी से जो लोकेशन ऑक्यूपाई होती है वो फिर उस आइडेंटिफायर के लिए रिजर्व होती है। और फिर इस तरह के जो आइडेंटिफायर्स होते हैं जो प्रोग्रामर जो कि यूज़र खुद डिफ़ाइन कर रहा होता है उस तरह के आइडेंटिफायर्स को हम नाम देते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। द यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम रिजल्ट्स। इसका काम क्या होता है? ये डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है या फिर रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब ये यूज़र ने डिफाइन किए होते हैं तो इस यानी कि इसकी फंक्शनैलिटी को भी डिज़ाइन करने वाला यूज़र ही होता है। मेन इसके डेफिनेशन भी यूज़र ही करता है, ठीक है। इसके एग्जांपल है, सम एग्जांपल्स ऑफ यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स आर ए, मार्क्स एंड एज एटसेट्रा। कुछ एग्जांपल्स ये हैं। अब हम लोग ना इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। ये आपके पास मैंने लिखा स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। सबसे पहले तो बात करते हैं, जब भी आप सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो आपके पास ना कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो आप पहले से ही इंस्टॉल करते हैं या पहले से ही आप की जो लाइब्रेरीज होती हैं वो बनी होती हैं, जस्ट आपने उसको फाइल के अंदर ऐड करवाना होता है, ठीक है। जैसे आपके पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी .h, std स्टैंडर्ड, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। अब इस लाइब्रेरी का काम क्या होता है? इस लाइब्रेरी में आप इनपुट्स और आउटपुट्स को मैनेज करना होता है। जो भी आप यूज़र से इनपुट लेते हैं या यूज़र को जो भी आप आउटपुट देते हैं उन लाइब्रेरीज को जो हैंडल करता है वो ये लाइब्रेरी हैंडल करती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि आपको जिनका डिफाइन नहीं करना पड़ता, वो पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एग्जांपल में बात की थी प्रिंट एफ की। प्रिंट एफ लाइब्रेरी का काम क्या होता है? ये आपके आउटपुट को शो करवाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। प्रिंट एफ का काम क्या होता है? ये आउटपुट को दिखाती है, आउटपुट को आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाती है, ठीक है। और अब प्रिंट एफ का जो फंक्शन है इसका काम क्या होता है कि जो भी आपने प्रोग्रामिंग की उस प्रोग्रामिंग में जो भी यूज़र ने जो उनसे इनपुट्स दिए, अब यूज़र चाह रहा है कि उस इनपुट्स के रिजल्ट में जो भी एग्जीक्यूशन हो रही है उसके बाद कोई रिजल्ट जो आ रहा है उसने अब उसको रिजल्ट को ना शो करना है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। स्क्रीन पे वो अपने रिजल्ट को लाना चाह रहा है। अब उस लाने के फंक्शन के लिए वो यूज़ करेगा प्रिंट एफ की स्टेटमेंट। अब प्रिंट एफ को पहले से ही डिफाइन किया गया है और वो कहाँ पर डिफाइन किया गया है? वो यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ठीक है। प्रिंट एफ को पहले से ही डिफाइन किया गया है इस लाइब्रेरी के अंदर कि प्रिंट एफ का काम क्या है कि जो भी आउटपुट आएगी उसने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। जो भी आउटपुट आएगी उसने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवानी है। इसके बारे में जो डिटेल है वो यूज़र को नहीं बतानी पड़ती, प्रोग्रामर को इसके बारे में डिटेल नहीं बतानी पड़ती। जस्ट क्या होता है? रिजल्ट डिस्प्ले करवाना, प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ किया और आपका जो रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन स्क्रीन पे शो हो जाएगा। आपकी इस चीज़ की डिस्क्रिप्शन जो आपकी लाइब्रेरीज इंपोर्ट की होती हैं आपकी फाइल्स के वो देते हैं, ठीक है। इसका मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के अंदर आपकी प्रिंट एफ की जो डिटेल है, प्रिंट एफ की फंक्शनैलिटी है वो डिफाइन हुई है। अब इसी तरह एक और आपके पास फंक्शन है दैट इज़ स्कैन एफ,
ठीक है। एक आपके पास फंक्शन है स्कैन एफ। अब ये स्कैन एफ का फंक्शन है, स्कैन एफ के फंक्शन ने क्या करना होता है, ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। स्कैन एफ के फंक्शन ने क्या करना होता है, ये इसने यूज़र से इनपुट लेनी होती है। अब ये स्कैन एफ के फंक्शन को हमें तो पता है कि इस यूज़र ने इनपुट देनी है और उसने वर्किंग करनी है, नेक्स्ट में प्रोग्राम ने एग्जीक्यूशन करनी है। स्कैन एफ को कैसे पता चलेगा कि जी मैंने ये काम करना है, एक्चुअल में ये भी डिफाइन हुआ होता है आपकी ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी के अंदर इसकी भी जो फंक्शन है वो डिफाइन हुए होते हैं। पहले से ही इसके अंदर इसको डिफाइन किया गया है कि स्कैन एफ के अंदर जब भी यूज़र ने इस फंक्शन को यूज़ करना है तो यूज़र का काम क्या होगा, यूज़र ने डाटा एंटर किया, इस फंक्शन ने इस डाटा को होल्ड करके आगे से नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में इसको प्रोसीड करवाया, इसको यूज़ करवाया, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी आपके पास कोई बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि पहले से ही डिफाइंड हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जब भी कोई आप इंटीजर्स को डिक्लेयर करते हैं तो आप इंट को यूज़ करते हैं। अब इंट क्या है, ये टाइप है जो कि आपके किसको लेगी, इंटीजर टाइप के नंबर्स को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। इंटीजर टाइप के नंबर्स को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। अब ये सिर्फ इंटीजर टाइप के नंबर्स को एक्सेप्ट करेगी, ये डेसिमल वाले नंबर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ना ही कोई डेसिमल वाला नंबर को एक्सेप्ट करेगी, ना ही कोई अल्फ़ाबेट को, ना ही कोई कैरेक्टर को, ये किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये जस्ट सिंपल डिजिट्स को एक्सेप्ट करेगी अप टू द लिमिट जो कि इसकी रेंज के अंदर डिफाइंड होंगे पहले से, ठीक है। तो इसकी जो फंक्शनैलिटी डिस्क्राइब की गई है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में की गई है या लाइब्रेरीज में की गई है कि इंट टाइप का जो भी फंक्शन होगा उसके अंदर जस्ट आपके नंबर्स आएंगे, उसके अंदर आपके करेक्टर्स, आपके डेसिमल्स या आपके नंबर्स के अलावा जो सी टाइप्स होती हैं वो एक्सेप्ट नहीं हो सकती हैं, ठीक है। और नंबर्स भी डेसिमल के अलावा होने चाहिए, फ्रैक्शंस के अलावा होने चाहिए, और नंबर्स की भी खास एक लिमिट होनी चाहिए कि इतने बिट्स से ज़्यादा नंबर्स या करैक्टर के जो डिजिट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं हो सकते। सो बेसिकली स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं, ये ऐसे फंक्शंस होते हैं, ये ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनके सी लैंग्वेज में स्पेशल मीनिंग होता है, जिनका सी लैंग्वेज में एक स्पेशल मीनिंग होता है, जिनको पहले से ही डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और इनकी डेफिनेशन आपकी फ़ाइल में लाइब्रेरीज के थ्रू इंपोर्ट की जाती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आपके पास डिफरेंट फंक्शन आते हैं जैसे कि आप स्कैन एफ, प्रिंट एफ, तो इनको पहले से डिफाइन किया जाता है लाइब्रेरीज के अंदर। अब इसके अलावा और भी बड़े फंक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं जिनकी डेफिनेशन पहले से हुई होती है, ठीक है। उसको यूज़र अपनी प्रोग्रामिंग के टाइम पे डिफाइन नहीं करता, वो पहले से ही बिल्ट इन फाइल्स होती हैं जो कि आपकी लाइब्रेरीज में सेव होती हैं। जस्ट क्या होता है कि यूज़र ने कोई कोड लिखना है, उसने उन लाइब्रेरीज को अपनी फ़ाइल के अंदर इंपोर्ट करना है और फिर उस लाइब्रेरी के अंदर जो यूज़ कर रहा है उसके अंदर जो भी फंक्शंस होंगे, जो भी बिल्ट इन फंक्शंस होंगे वो ऑलरेडी उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई और सिर्फ यही लाइब्रेरी एग्जिस्ट नहीं करती, डिफरेंट और लाइब्रेरीज भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपके पास एक लाइब्रेरी होती है math.h के नाम से, ठीक है। इसके अलावा एक लाइब्रेरी होती है आपके पास conio.h के नाम से, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज होती हैं जो कि पहले से बिल्ट इन होती हैं, जो कि ये एक्चुअल में एक फ़ाइल होती है पहले से जो कि आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप प्रोग्राम कोड लिखते हैं, जहाँ सोर्स लिखते हैं, सोर्स प्रोग्राम को लिखते हैं, वहाँ पे आप इस तरह की लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। अब math.h अगर आपने यूज़ करना है तो मैथमेटिकल फंक्शंस जो होंगे वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होते हैं। जैसे हम लोगों को पता है पाई की जो वैल्यू है वो क्या है, पाई की वैल्यू जो भी है 22/7, तो ये पहले से ही maths.h में डिफाइंड है। जस्ट आपने पाई को डिक्लेयर करना है, पाई को यूज़ करना है और आप अपने फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा maths.h में आप अंडर रूट के जो फंक्शन है वो भी पहले से डिफाइंड है, ठीक है। तो बेसिकली ये बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं, ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिनके स्पेशल मीनिंग होते हैं और जो पहले से डिफाइंड किए जाते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग स्पेशल पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम लोगों ने अगर प्रिंट एफ यूज़ करना है तो इसका मतलब हमने इसको प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, कोई भी रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना अगर स्क्रीन पे तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे। अगर हमने यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है तो हम लोग स्कैन एफ को यूज़ करेंगे। जी यूज़र कोई भी चीज़ बाहर से इंसर्ट करे, कोई भी डाटा बाहर से इंसर्ट करे जिसकी अगेंस्ट वो कैलकुलेशन चाह रहा है, तो आप स्कैन एफ के फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये है आपके पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स
जिनके स्पेशल मीनिंग होते हैं आपकी सी लैंग्वेज के अंदर, और ऐसे टाइप ऑफ आइडेंटिफायर्स है जिनको पहले से ही डिफाइन किया जाता है। और सी लैंग्वेज जो है इनको जनरल पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं करती, सी लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड होते हैं, इनके मीनिंग्स डिफाइन होते हैं और उनको हम दोबारा से रीडिफाइन नहीं करते हैं। अगर रीडिफाइन करने लगे तो हम इसको दोबारा से जिन फाइल्स के साथ इंपोर्ट किया होता है हमें वहाँ से जाके चेंजिंग करनी होती है, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल्स है मैंने आपको बता दिया, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, जिनको स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपने किसी भी चीज़ को रिजल्ट में डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन के ऊपर तो आप यूज़ करेंगे प्रिंट एफ के फंक्शन को। अगर आपने यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है, यूज़र से किसी टाइप का डाटा एक्सेप्ट करना है तो आप स्कैन एफ के फंक्शन को यूज़ करेंगे। और इन दोनों फंक्शंस को जो डिफ़ाइन किया गया होता है वो हम इसकी लाइब्रेरीज़ में डिफ़ाइन करते हैं, जिनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एज, जो कि इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है जो कि इन दोनों फंक्शंस की फंक्शनैलिटी को होल्ड करते हैं। उसके बाद बात आती है आपके पास यूज़र डिफाइंड। सेकेंड टाइप जो सी है वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स, ये कौन से आइडेंटिफायर्स होते हैं? आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि जो ये आइडेंटिफायर्स होते हैं ये यूज़र डिफाइन करता है। ये ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनको डिज़ाइन करने वाला कौन होता है? यूज़र। और यूज़र जो होता है वो आपका प्रोग्रामर भी होता है, ठीक है। यूज़र जो आपका है वो प्रोग्रामर भी होता है, और जो प्रोग्रामर होता है वो कोडिंग के दौरान जो आइडेंटिफायर्स बनाता है उनको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स, ठीक है। तो ऐसे आइडेंटिफायर्स जिनको प्रोग्रामिंग के दौरान या प्रोग्रामिंग लिखते हुए या लैंग्वेज को जब हम लोग कोड लिख रहे होते हैं उस टाइम पे जो प्रोग्रामर है या यूज़र है वो डिज़ाइन करे, उसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। अब होता क्या है, बेसिकली जो यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होते हैं इनको प्रोग्रामर डिज़ाइन तो कर लेता है, लेकिन ये ख़ास लोकेशन लेते हैं मेमोरी में, ठीक है। इनको प्रोग्रामर डिज़ाइन तो करता है ताकि जो मेमोरी लोकेशन है उसको भी एक्सेस किया जा सके, क्योंकि ये यूज़र ने डिफ़ाइन किया है। अब ख़ास मेमोरी लोकेशन को एक्सेस भी किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी अपने से किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी प्रोग्राम में पर्सन की एज लेनी है, ठीक है। अब एज जो है ये मैंने खुद से डिफ़ाइन की है, ठीक है। प्रोग्रामिंग के दौरान मैंने एज को खुद से डिफ़ाइन किया है, तो ये जो एज है ये आपके यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर होगा, ठीक है। ये एज क्या होगी? ये आपकी यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर होगा, क्योंकि इस एज को पहले से ही डिक्लेयर नहीं किया गया, ये लाइब्रेरी में भी कहीं यूज़ नहीं हो रही, ये मैंने खुद से बनाई है, खुद से ऐड की है, ठीक है। और इसके अलावा लेट्स सपोज मैंने किसी प्रोग्राम में मार्क्स की कैलकुलेशन करनी है, तो मैंने मार्क नाम के लिए एक ऐसा आइडेंटिफायर बनाया जो मार्क्स को गेट करेगा, ठीक है। अब ये जो मार्क नाम की आइडेंटिफायर होगा, इसका पर्पस क्या होगा? ये मैंने खुद डिफाइन करना है, खुद डिज़ाइन किया मैंने, इसलिए इसको मैं कहती हूँ यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर, ठीक है। और ये जो भी मैं आइडेंटिफायर को डिज़ाइन कर रही हूँ, जिन भी आइडेंटिफायर को डिज़ाइन कर रही हूँ, ये मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। ये मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करेंगे, ये मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जब आपने इसको डिफाइन किया है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? मेमोरी में जाके स्पेस को एलोकेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी फंक्शनैलिटी होगी आपने इसको अंदर जो भी रखवानी होगी तो वो कैरी ऑन करवाएगी। तो बेसिकली क्या होता है, ये आइडेंटिफायर्स यूज़र ने डिफाइन किए होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। ये मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करते हैं, और बेसिकली हम इनको डिज़ाइन क्यों करते हैं? मेन पर्पस हम इनको डिज़ाइन क्यों करते हैं, हम इनको डिफाइन क्यों करते हैं? ताकि हम अपना डाटा जो है इसके अंदर स्टोर कर सकें, ठीक है, ताकि हम अपना डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकें और हम इनके थ्रू अपने रिजल्ट्स को या प्रोग्राम के रिजल्ट्स को डिस्प्ले करवा सकें, ठीक है। दो पर्पसेस के लिए, ताकि हम अपना डाटा को स्टोर कर सकें या फिर अपने रिजल्ट्स को प्रोग्राम के थ्रू डिस्प्ले करवा सकें। अब होता क्या है इसमें, फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, अब उस प्रोग्राम के अंदर मुझे ना चाहिए स्टूडेंट्स के मार्क्स, ठीक है। अब मार्क्स नाम के लिए मैंने ना इसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब मार्क्स जो होंगे ना, इसका काम क्या होगा कि ये ना यूज़र से मार्क्स लेगा। अब मार्क्स के अंदर ज़रूरी नहीं है कि जस्ट मार्क्स लेगा, इसको मैं अपने से डिफाइन किया, इसका मतलब इसके अंदर जो डाटा आएगा, जो भी डाटा इसके अंदर आएगा वो मेरी मर्जी का होगा। मैंने अब इसके टाइप डिफाइन करने हैं कि जी मार्क्स के अंदर जो है ना जस्ट मार्क्स आएंगे, तो इसके लिए मैंने ना इसकी टाइप रख दी है इंट टाइप। इसका मतलब जो भी डाटा इसके अंदर आएगा वो इंटीजर टाइप का होगा, जो नंबर्स पे बेस करता होगा, ठीक है।
और वह नंबर्स पे बेस करता होगा, इसका मतलब इसके अंदर किसी भी किस्म का अल्फ़ाबेट नहीं आ सकता, किसी भी किस्म का करैक्टर भी नहीं आ सकता। वो क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये इस इंट की वजह से। और ये जो इंट है ये कहाँ पर डिफाइंड है? ये आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में डिफाइन हुआ है, ठीक है। ये इंट कहाँ डिफाइन हुआ है? ये आपकी लाइब्रेरी में डिफाइन हुआ है, ठीक है। बात की समझ आई? ये जो मार्क्स है ये मेरा यूज़र डिफाइंड है, और ये जो इसकी टाइप मैं डिसाइड कर रही हूँ ये मेरी लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इसमें ये है कि ये तो आपकी टाइप होगी ना, आप कुछ ऐसे फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं जो कि आप जिनकी आप टाइप को चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह हम लोगों ने फंक्शंस प्रिंट एफ को देखा, स्कैन एफ को देखा, इसके अलावा और भी फंक्शंस है, जैसे आपके पास गेट करेक्टर है, गेट सी एच, ये फंक्शन जो भी है इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी पहले से डिफाइंड होता है। अब आप मार्क्स की जो बात करते हैं, मार्क्स की जगह आप फॉर एग्जांपल किसी वेरिएबल को रख लेते हैं, ए को रख लें, या फिर किसी और नाम से इसको शो कर लें, फॉर एग्जांपल _1L2। अब ये देखिएगा ये सारे जो नाम हैं वो मैं किस रूल की बेस पे कर रही हूँ? ये आइडेंटिफायर को जब मैंने डिज़ाइन करना है तो वो उनके बनाने के रूल्स की बेस पे मैं इसको डिफाइन कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि इंट नाम का जो भी लिखूँ उसके आगे मैं लिख दूँ प्रिंट एफ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से डिफाइंड है, ठीक है। तो ये जो मैं नेमिंग कर रही हूँ, ये जो मैंने अपनी मर्जी से यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स बनाए, इनकी जो मैं नेमिंग कर रही हूँ ये रूल्स को फॉलो करते हुए कर रही हूँ। जैसे जिसमें से हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था कि जो भी आपका फर्स्ट करैक्टर होगा यूज़र डिफाइंड, जब आपने आइडेंटिफायर को बनाना है तो जो भी इसका फर्स्ट करैक्टर होगा वो मस्ट बी अल्फ़ाबेट, वो कोई ना कोई अल्फ़ाबेट होना चाहिए। यानी कि अगर मैं मार्क ले रही हूँ तो मार्क्स में या तो पहला लफ्ज़ जो है अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है। आप इसके अंदर कोई अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं या भी किसी अल्फ़ाबेट को यूज़ कर सकते हैं बाय व्हेनेवर यू डिसाइडिंग द नेम ऑफ एन आइडेंटिफायर। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड रूल था, सेकंड रूल ये था कि हम अगर फर्स्ट नेम जब स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट को हम लोग उसका अंडरस्कोर या फिर कोई स्मॉल लेटर या फिर अल्फ़ाबेट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वो अब अल्फ़ाबेट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इट्स अप टू यू। लेकिन उसके बाद ये फर्स्ट कैरेक्टर के लिए जस्ट जो थी लिमिटेशन थी। सेकेंडली आप जो भी यूज़ करें, सेकेंडली आप उसके आगे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी नंबर को यूज़ कर सकते हैं, आप किसी स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, आप किसी अल्फ़ाबेट को यूज़ कर सकते हैं, व्हाट यू वांट टू नेम इट। आप कुछ सी भी चीज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन आपकी जो कंडीशन थी वो थी फर्स्ट लेटर की। जो फर्स्ट भी लेटर, जो फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए वो जस्ट अंडरस्कोर होना चाहिए या फिर कोई आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड रूल था, थर्ड रूल ये था कि आप रिजर्व्ड वर्ड्स को आइडेंटिफायर के नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो थर्ड रूल ये, आप रिजर्व वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप अपनी सी लैंग्वेज के अंदर ना कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिनकी फंक्शनलिटी पहले से डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल एक लूप के लिए हम ना यूज़ करते हैं फॉरवर्ड, ठीक है फॉरवर्ड यूज़ करते हैं। अब आप अपने आइडेंटिफायर को जब खुद से बना रहे हैं तो आप ये फॉरवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पहले से रिजर्व्ड हुआ हुआ है। इनको हम कहते हैं कि हम लोग अपने आइडेंटिफाई करते हुए, जब हम लोगों ने नेमिंग आइडेंटिफाई करते हैं, यूज़र ने कोई नेम आइडेंटिफाई करना या आइडेंटिफायर बनाना है, उसमें आप अब ये जो रिजर्व वर्ड है फॉर, ये अब आप यूज़ नहीं कर सकते आप नेमिंग के लिए, क्योंकि ये रिजर्व्ड है, ये पहले से डिफाइंड हुआ हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो नेमिंग करनी है, आप नेमिंग के लिए रिजर्व्ड वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमारे पास आइडेंटिफायर्स क्या आते हैं? हम किसी भी वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन या लेबल को कोई भी नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर जो होता है वो हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। और एक अच्छा आइडेंटिफायर वही होता है जो कि लेंथ में शॉर्ट हो लेकिन वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर रहा हो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मार्क नाम का एक आइडेंटिफायर लिखा था। अब ये मार्क है, ये डिफाइन कर रहा है कि जी हम लोगों ने मार्क्स एक्सेप्ट करने हैं और किसी किस्म के मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि जो एक आइडेंटिफायर, जब आप आइडेंटिफायर को डिज़ाइन करते हैं तो उसकी जो लेंथ है वो मैक्सिमम लेंथ 31 कैरेक्टर्स पे कंसिस्ट करनी चाहिए। 31 कैरेक्टर्स से अगर एक्सीड हो जाती है तो उसके जो 31 कैरेक्टर्स के बाद की कैरेक्टर्स होंगे उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद बात की थी हम लोगों ने रूल्स ऑफ नेमिंग आइडेंटिफायर। जब भी हमने आइडेंटिफायर को बनाना है तो उसके नेम के लिए रूल्स हमारे पास कौन कौन से थे, जो कि हम लोगों ने अभी रिपीटेशन में देखा कि हमारे पास जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट कैरेक्टर होगा, वो या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए वो या फिर वो अंडरस्कोर होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पास सेकंड रूल था, जो सेकंड रूल था उसमें हम लोगों ने देखा कि जो आपका आइडेंटिफायर होगा
वो किसी भी अल्फ़ाबेट करैक्टर डिजिट या अंडरस्कोर पे कंसिस्ट कर सकता है। फर्स्ट करैक्टर जैसे आपका अंडरस्कोर या फिर अल्फ़ाबेट पे कंसिस्ट करना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास थर्ड रूल ये था कि आप किसी भी रिजर्व्ड कीवर्ड को या रिजर्व वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते अपने आइडेंटिफायर नेम के लिए। उसके बाद हम लोगों ने दो तरह के आइडेंटिफायर्स को देखा। सबसे पहले था हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स, उसके बाद हम लोगों ने देखा यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कौन से आइडेंटिफायर्स है जो कि पहले से ही डिफाइंड होते हैं, जिनके स्पेशल मीनिंग होते हैं सी के अंदर। अब उन आइडेंटिफायर्स में हम लोगों ने प्रिंटफ और स्कैनफ की एग्जांपल देखी और उनको हमने पढ़ा कि उनकी जो डेफिनेशन होती है वो आपकी लाइब्रेरीज में की होती है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आइडेंटिफायर था यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स, जो कि यूज़र डिफाइन करता है एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग। फिर उसकी मेमोरी लोकेशन होती है, मेमोरी लोकेट की जाती है, उनके लिए एक्सेस किया जाता है मेमोरी को। उसके बाद हम लोग इनको डाटा को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और हम लोग प्रोग्राम के रिजल्ट्स के लिए भी हम इन आइडेंटिफायर्स को यूज़ करते हैं। और इन आइडेंटिफायर्स को बनाने वाले कौन होते हैं? प्रोग्रामर्स या फिर यूज़र जिन्होंने प्रोग्रामिंग करी होनी है। इसके अंदर अब हमने एग्जांपल्स देखी, हमारे पास ए, मार्क्स या फिर एज, ये सारे एग्जांपल जो से ये आइडेंटिफायर्स है जो कि यूज़र डिफाइन करता है। सो बेसिकली ये था हमारे पास आज का टॉपिक आइडेंटिफाइड इन सी लैंग्वेज, जिसकी टाइप्स हमने देखी। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो देन यू में आस्क। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।